ये लो आदित्य, आपका डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सबको क्लियर है सेट तक? किसमें बनाऊं भाई? कहीं भी बना दूं? यार होल प्रैक्टिस में क्या पड़ा है ये? यहीं बना देते हैं। ठीक है, मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें, मैप कब हमें ज़रूरत पड़ता है। सबको दिख रहा है? ब्लैक पे मतलब सही दिख रहा है ना? यार वैसे वाइट पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक। डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें, डायग्राम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको मैप का, अब बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जिसके अंदर हमने लीगेसी क्लास भी बताया था, डिक्शनरी और दिस प्रॉपर्टीज और आपका हैश टेबल, है ना। तो ये सब डन है, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। ये हु इज दिस? शिव कहाँ से आ रहे हो भाई? ठीक। बात करते हैं अगर हम मैप की, तो क्या था हमारा? इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज की वैल्यू पेयर, then we should go for map interface. If we want to represent a group of as and key value pair, then we should go for map interface. ठीक। both key and value is known as a single unit। ठीक। की और वैल्यू दोनों को अगर मिला के कहा जाए तो क्या कहलाती है वो? सिंगल यूनिट। ऐसा नहीं है कि वो दो यूनिट कहलाएंगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पेयर क्या कहलाएगा आपका? सिंगल यूनिट, एक यूनिट कहलाएगा। ठीक है। और डुप्लीकेट्स आर, हाँ मैं बता रहा हूँ, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, बट, या यहीं लिख देते हैं, डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड। ठीक। duplicates keys are not allowed, but value can be duplicate। ठीक। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये जो हम बात कर रहे थे, की और वैल्यू, ये दोनों क्या होंगे? पेयर तो है ही। ये होंगे क्या? प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव क्या होंगे? ये दोनों कहलाएंगे आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करता हूं, कहाँ गया मेरा पेंट ब्रश? यस। डायग्रामेटिकली अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है मेरा, एक तरफ क्या है, मान लो कुछ डाल देते हैं वैल्यूज। मान लो मैं एक तरफ डाल दे रहा हूँ इसमें, हैंग हो गया।
वन छोटा छोटा आ रहा है भाई। क्या है यार? नहीं वो मैं चाहता हूँ फोन फैमिली कोई और हो। वो थोड़ा सा तिरछा आ रहा है ना। तिरछा क्यों आ रहा है? ठीक है अब सही है। ठीक। मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ पहले। की और वैल्यू के हिसाब से हम कुछ डाल देते हैं, मान लो 100। और या हम कुछ नाम डाल देते हैं। ठीक। ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर मान लो 200। और यहाँ हम डाल देते हैं वैल्यू कुछ भी। ठीक। इस तरह से करके बहुत सारे सब में डल जाएगा। ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ की और वैल्यू की। जब मैं अगर बात कर रहा हूँ की और वैल्यू की, तो मेरा ये जो है ये पेयर ये, ठीक, इसके अंदर ये दोनों डिवाइडेड है मेरे किस किस में, कीज और वैल्यूज में। जैसे कि मेरी ये कहला जा रही है की और ये कहला जा रही है वैल्यू। बट इस पूरे को अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ये तो वैल्यू हो गई। ठीक। लिख देते हैं इसको कि की है और ये वैल्यू है। ठीक। और दिस वैल्यू। ठीक। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे की, मैं बात करता हूँ इस पूरे की, ये मेरी क्या कहलाएगी? ये सिंगल सिंगल एंट्री कहलाएगी, सिंगल यूनिट कहलाएगी, सिंगल एंटाइटी कहलाएगी। ठीक। ये क्या है? सिंगल यूनिट। ठीक। अब बात कर रहे थे हम की और वैल्यू की भी मेरी क्या हो सकती है? की भी मेरी क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट। और वैल्यू भी मेरा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। Map interface is not direct child interface of your collection. I am just talking about collection interface, not I am talking about collection framework. If we are talking about collection framework, in that case, map should be there. है ना? कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूंगा अगर मैं, तो उसके 9 की फीचर में एक मैप भी है ना। लेकिन मैं बात कर रहा था उन 9 की फीचर्स में से सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन की, कलेक्शन इंटरफेस की अगर मैं बात कर रहा था, तो उस केस में मैप उसका डायरेक्ट चाइल्ड है ही नहीं, वो अलग एंटाइटी है। तो जब उसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो उसके द्वारा जो मेथड थे, उसके खुद के जो मेथड थे, ऐड, याद आ रहा होगा, ऐड, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, ये वाले इसको नहीं मिलने वाले। इसके खुद के मेथड्स होंगे, ये वाले मेथड इसको नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड उसका है नहीं, किसका? कलेक्शन इंटरफेस का। ठीक। तो इसके खुद के मेथड्स होंगे। अब देखते हैं क्या क्या है। ये शॉर्ट क्यों हो रहे हैं? यस। मेथड है हमारा पुट, जिसके अंदर हम डालेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? की। और क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक। की और वैल्यू, और ये दोनों क्या क्या कहलाएंगे और क्या रिटर्न करेंगे? ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो ये पुट, पुट से नाम से भी पता चल रहा होगा, पुट कुछ रखना। ठीक। यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड, जो जहां से वहां पर हम ऐड करते थे, और यहाँ क्या करेंगे? पुट। आई थिंक पुश का हमने कहीं यूज भी किया था ना, पुट का नहीं, पुश का। कहाँ यूज किया था? स्टैक में, पुश पॉप पीक, याद आ रहा है? तो यहाँ पुट हमारा ऐड वाला काम करेगा, हमारे कलेक्शन के अंदर वैल्यू को पुट करेगा। ठीक है, इंसर्ट कर देगा। ठीक। पुट ऑल, इसमें कंप्लीट हम मैप इंटरफेस डाल सकते हैं।
कंप्लीट हम मैप इंटरफेस में डाल सकते हैं, ठीक। और रिटर्न क्या करेगा, देखो सिंगल चीज तो हम डाल नहीं रहे, सिंगल चीज डाल रहे होते तब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता, अभी सिंगल चीज नहीं डाल रहे, कंप्लीट मैप डाल रहे हैं, तो इसकी रिटर्न टाइप हमारी वॉइड है, ठीक है। कई बार देखो जावा की जो सन पीपल ने जब जावा डेवलप कर रहे थे, कई सारी चीजों में डिसीजन लेने में जब ये वाली बात लग रही थी भाई इसकी रिटर्न टाइप क्या दें, तो उस केस में उन्होंने वॉइड रखी है हमेशा कि अब इसकी रिटर्न टाइप हम लेते ही नहीं, ठीक है। यस, गेट, गेट मैं अगर गेट को डाल देता हूं यहाँ पर की, तो वो लेके आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और क्या लाएगा उस की के यहाँ पे वैल्यू लेके आएगा, ठीक। और गेट एक है रिमूव, रिमूव ये भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा ऊपर वाला भी, ठीक। और रिमूव मेरा क्या करेगा, रिमूव मेरा क्या करेगा, रिमूव करेगा एंट्री, उस एसोसिएटेड जो भी मैं की डाल रहा हूँ उस की से रिलेटेड एंट्री को, यानी कि उस की पे की के यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्लियर है। देखो अभी तक कोई सा मेथड ऐसा नहीं है कि हमारा कलेक्शन से आया है, सारे मेथड इसके अलग अलग हैं, ठीक। कंटेन, कंटेन्स की, अगर मैं कंटेन्स की डालता हूं तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट में हमें डालना पड़ेगा की, तो रिटर्न लेके आ जाएगा ये आप हमारी जो भी हमारी कीज हैं, ऑब्जेक्ट तो लेके आएगा ही, लेकिन जो हमारी, सॉरी कंटेन्स मतलब चेक कर रहे हैं, कंटेन्स मतलब चेक करना होता है, तो क्या लेके आएगा, अगर हुआ तो क्या करेगा, ट्रू दे देगा, अगर नहीं हुआ तो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्लियर है। जब कंटेन्स की कर सकते हैं तो कंटेन्स वैल्यू भी कर सकते हैं, ठीक। और रिटर्न क्या करेगा, अगर होगा तो बुलियन रिटर्न कर देगा, ट्रू या फॉल्स, है ना, क्लियर है। इज एम्प्टी पहले ही मैं चेक कराना चाहता हूं अपने मैप इंटरफेस को, ठीक। उसके लिए मेरे पास इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी क्या करेगा, रिटर्न, तो पूछ रहे हैं मुझसे क्या खाली है या नहीं, तो जवाब में सिर्फ उसके बाद दो ही चॉइस है, ट्रू या फॉल्स, वही बुलियन, ठीक। और है मेरे पास साइज, साइज निकाल के लाता है किस चीज में, भाई साइज जब कभी भी हमारा यूज हुआ है तो हमेशा इंट में ही आया है, ठीक। और है हमारे पास क्लियर, मैप को अगर मैं मैप में कुछ एंटाइटी उसमें ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, ये श्योर करना चाहता हूँ कि क्या मेरा मैप पहले क्लियर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट पहले से तो नहीं पड़ा, तो मैं उसको डॉट करके क्लियर कर दूंगा, ठीक। मैं उसको डॉट करके क्लियर कर दूंगा, और क्लियर करने के बाद मुझे कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो वॉइड रखिए, क्लियर है, ठीक है। की सेट, की सेट ये एक देखो जैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको सेट, तो की का सेट निकाल के लाएगा मेरे मैप इंटरफेस में से, क्या निकाल के लाएगा, कीज का सेट, जितनी भी कीज हैं उनका सेट निकाल के लाएगा, और बार बार सेट मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी फिर, सेट, ठीक। जब कीज निकाल सकते हैं तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, वैल्यूज, ठीक। वैल्यूज सेट नहीं है, वैल्यूज सेट नहीं है, ठीक, क्लियर है। सेट ऑफ वैल्यू इसे अगर हम डॉट करके वैल्यू निकालते हैं तो मेरे मैप इंटरफेस में जितने भी एंटाइटी की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज लेके आ जाएगा, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज लेके आ जाएगा। और वैल्यूज का रिटर्न टाइप मेरे पास कलेक्शन है, मैप इसका सेट नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है मैप के अंदर कीज आर नॉट डुप्लीकेट बट वैल्यूज आर डुप्लीकेट, ठीक है। एक है एंट्री सेट, जिस टाइम मैंने सेट की एंट्री करी थी तो उस टाइम में मेरा सेट के अंदर एंटर किए जा सकने वाले एलिमेंट क्या थे, उस सब का पूरा सेट निकाल के लाएगा, ठीक। इसको हम करके देखेंगे, करके तो खैर सारे ही देखेंगे, इसको और ठीक से करके देख लेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कोड पे, यहाँ तक किसी को कोई इशू है, किसी को भी,
फिर मैं पूछूंगा, आप कहोगे कि भाई उस दिन तो मेरे को पूछना रह गया था। एंट्री सेट, अच्छा यही, ये तो मैं जब कराऊंगा मेथड तो वो तो कराऊंगा ही ना। ठीक, करते हैं भाई फिर। क्या मैं डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मैप का? डायरेक्ट मैप का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? कैसे बन जाएगा? भाई मैप है क्या? मैप है क्या इंटरफेस? ये नहीं बन सकता, चाहे मैं कितना भी इंपोर्ट वगैरह कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं बनेगा, ये बताएगा, बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि मैप क्या है? इंटरफेस, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन कौन सी है? हैश मैप, हैश मैप का बन जाएगा, हैश मैप का बन जाएगा। ठीक, इसकी एंट्री मतलब हैश मैप से हम करते हैं। हैश मैप का अंडरलेइंग डेटा सॉरी, हैश मैप का अंडरलेइंग मतलब इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? हैश टेबल। ठीक, हैश मैप का अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? हैश टेबल। और एक और होता है इसके अंदर, लिंक्ड हैश मैप, है ना, उस पर भी बात करेंगे, अभी हैश मैप की बात कर रहे हैं। ठीक, हमसे इंटरव्यूअर कई बार पूछता है आपका हैश टेबल और हैश मैप में क्या फर्क है? हैश टेबल और हैश मैप में क्या फर्क है? उसके लिए हमें हैश टेबल पहले अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हैश टेबल काम कैसे करती है। ठीक, बेस्ड ऑन सम कोड मेरी हैश टेबल काम करती है, और वो कोड क्या है? हैश कोड। वो कोड कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम करके देख लेंगे। ठीक, हैश मैप और हैश टेबल। देखो, अगर मैं हैश मैप की बात करता हूँ तो मेरा हैश मैप का कोई सा भी मेथड, देखो यही सारी बातें, एक भी अगर लीक हो गया, कि थ्रेड सेफ या सिंक्रोनाइज या मल्टी थ्रेडिंग, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट आ गया तो आपके पास कम से कम 4 से 5 पॉइंट बनाने के लिए हैं। ठीक, अब मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या है, इसके मेथड जो है, इसका कोई सा भी मेथड, नो मेथड इज, कोई सा भी मेथड इसका सिंक्रोनाइज नहीं है। जब सिंक्रोनाइज नहीं है तो स्पीड में क्या होगा? फास्ट होगा, परफॉर्मेंस फास्ट है। ठीक, मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, और थ्रेड सेफ है ये। और कुछ, एक चीज और है जो अभी आप पढ़ते ही आ रहे थे, नल। नल अलाउ है किसके लिए? कीज और वैल्यू के लिए, बट ओनली वन टाइम, बिकॉज कीज कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक, नल इज अलाउड कब? वन टाइम, फॉर वन टाइम, फॉर बोथ की एंड वैल्यू। ठीक, बट केवल एक बार, है ना, बट keys can be only one time null। ठीक, इस पॉइंट को एंटर दे देता हूं ताकि दिख जाए सारा अलग से। अब आते हैं इधर, हैश टेबल जब ये सिंक्रोनाइज है तो फिर वो क्या होगा भाई? ये नॉन सिंक्रोनाइज तो वो क्या होंगे फिर? वो क्या होंगे? सिंक्रोनाइज। अरे स्पेलिंग गलत हो गई ना। एवरी मेथड, ठीक, ये हुआ परफॉर्मेंस वाइज। क्या इसका तो सिंक्रोनाइज है ना? इसका नहीं है, हैश मैप का नहीं है सिंक्रोनाइज, इसका सिंक्रोनाइज रहेगा ना। परफॉर्मेंस वाइज लो। ठीक, मल्टी थ्रेडिंग क्यों, कहाँ अलाउड है? थ्रेड सेफ है, सिंक्रोनाइज है, एक एक करके जा रहे हैं तो कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग अलाउ हो जाएगा। और थ्रेड सेफ है, ये थ्रेड सेफ भी है। और नल की बात करते हैं, नल इज नॉट अलाउड, नल यहां पर अलाउड ही नहीं है।
नल इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब बात करते हैं हैश टेबल पे, फिर इसके बाद हैश मैप पे आएंगे। एक हैश टेबल बना लेते हैं। की और वैल्यू और एच एस टी इज इक्वल टू न्यू न्यू हैश टेबल और हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मान लो मैं अपना एक और इसी क्लास के बाहर एक क्लास और बना लेता हूँ। मान लो मैंने बना दी क्लास एम्प्लॉय नाम से, मैंने एक क्लास बना दी और इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। मान लो आईडी डालना चाहते हैं हम, आईडी, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसके अंदर हम पास करा देते हैं आईडी। ठीक, और ये बन गया इसका कंस्ट्रक्टर और हम कर रहे हैं दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। ठीक है, जो भी हम बनाएंगे वो इसके अंदर पास हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हम कुछ बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया, एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी। ठीक, और यहाँ हमने आईडी डाल दी, मान लो 101 आईडी डाल दी। ठीक है, आईडी नंबर ये डाल दिया। ठीक, एम्प्लॉय को 1 रख देते हैं, इंसर्ट दबिए को 1 रख देते हैं। और सेम चीज मैं एक और बना देता हूँ ऑब्जेक्ट, उसमें मैं डुप्लीकेट पास कराऊंगा। ठीक, 1 ही पास कराते हैं, 101, पर इसका नाम रखते हैं एम्प्लॉय नंबर 2। ठीक, और जो ये की वैल्यू हम कर रहे हैं इसको डाल देते हैं क्या, एम्प्लॉय टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय, और यहाँ डाल देते हैं स्ट्रिंग। बहुत है, इसको भी हम डाल देते हैं क्या, एम्प्लॉय और स्ट्रिंग। ठीक, अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक, एस एस टी डॉट, क्या करें, ऐड करूं या पुट करूं या पुश करूं, पुट। ठीक, क्या हुआ बोलो, आवाज आई नहीं से क्या, अभी करना चाह रहा हूं, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे कैलकुलेट हो रही है चीजें। ठीक, या थोड़ा पहले एक काम करते हैं, आसान तरीके से करते हैं, ये सब बाद में करेंगे। ये लो भाई, नहीं समझ में आएगी तो उससे फायदा क्या है ना। इस कोड को हटाता हूँ, थोड़ा आसान वाला लेते हैं, ये बाद में कॉपी पेस्ट मार लेंगे हम। ठीक, फिर से एक हैश टेबल बनाते हैं, एच एस टी इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट ओ, और व्हाट हैपन, क्यों, चलो ठीक, की और वैल्यू। ठीक, और इसमें डाल देते हैं कुछ भी। देखो क्या कहा उसने, की और वैल्यू। ठीक, पहले की और फिर वैल्यू। ठीक है, डाल देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 101 डाल दिया और वैल्यू में डाल दिया मैंने विनोद। ठीक, कंट्रोल सी किया, 3 4 डाल दिए, और 2 3 4। ठीक, वो इतना बहुत है। ठीक, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ये मेरे सारे की और वैल्यू कंसोल पे दिखने लग जाएंगे। ठीक, ये मेरे की और वैल्यू कंसोल पे दिखने लग जाएंगे।
पर ये कैसे काम कर रहा है? अच्छा देखो, इंसर्शन ऑर्डर दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है। जहां उसको कैलकुलेट करने के बाद जो उनसे इंडेक्स मिली उस इंडेक्स के अंदर उसको डाल दिया, यानी कि इंटरनली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चल रही है। ठीक। तो अब ये कैलकुलेशन हम सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे यही चीज पूछेगा। जो दूसरा वाला करा रहा था वो मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे का करा रहा था, पहले पीछे वाला देख लेते हैं, हैश कोड होती क्या चीज है। ठीक। मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब मैं इसको डिबग कर रहा हूँ, और डिबग किया, मैं स्विच नहीं कर रहा, डिबग मोड में चला, और ये आके रुक जाएगा। रुक गया। F6 प्रेस किया, नहीं चला। F6, अरे यार ये रेड हो गया। हाँ, अब यार दो चल गए। चलो, HST पे आए तो देखा मैंने क्या चल रहा है, 101 इज इक्वल टू विनोद। ठीक है। पर ये देखो, इसका एंट्री सेट देख लेते हैं एक बार, इसका एंट्री सेट। ठीक। इसके एंट्री सेट के अंदर हम गए और म्यूटेक्स हैश टेबल में गए, और यहाँ अंदर आकर के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सबको सही से दिखे। ठीक। इसमें आए और यहाँ देखो, हमने देखा बाय डिफॉल्ट साइज कितना है इसका, ये बात ध्यान रखना भाई। दिख रहे हैं आपको कितने दिख रही है इंडेक्सिंग? 10। हमेशा इसका क्या रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है। और अब देखते हैं ये इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या कोडिंग हुई, हैश कोड वाली जो हम बात कर रहे हैं बार बार। ठीक। 101 की आई ये, और वैल्यू नल विनोद, और क्या हुआ? और बड़ा करूं, या फिर तो ये बहुत कोडिंग बहुत बड़ी बड़ी जो आएगी ना। डिबग नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, दिख नहीं रहा। जो एक्चुअल चीज है वो ढूंढने के बाद मैं उसको कॉपी पेस्ट करके पेंट पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तब कोई दिक्कत नहीं होने की किसी को। ये लो, मैं इसको पहले ये रख दे रहा हूँ, क्योंकि वहां मुझे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं इसको इधर उधर कर देता हूँ बस। ठीक। मेल हो भी जाएगा, पर थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ब्रेक किया, टर्मिनेट किया, फिर से हमने इसको डिबग किया, ब्रेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। F6 करा, F6, F6, एक एंट्री जा चुकी होगी। ठीक। ये एंट्री आई। देखो, ये मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और पेंट ब्रश पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक। ये आपका प्लस प्लस कंट्रोल प्लस, ये वैल्यू बड़ी कैसे होगी? अच्छा, मैग्नीफायर से। देखो, आपको दिख रहा है कुछ हैश कोड दिख रहा है? क्या है हैश कोड मेरा? 82 660 112। ठीक। 82 660 112। ठीक है। ये आया कहाँ पर? इंडेक्स नंबर 7 पे। 82 660 112। ठीक। अब आते हैं इसको, कंसोल खोल लेते हैं इसी का ही। ठीक। 82 660 112। ये कंसोल खोला तो था, ये रहा। इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक। ये आ गया आपका कंसोल, और क्या है मेरा? 82। इतनी सारी चीजें इसकी आ रही है ना। प्लेन लेते हैं हम कंसोल। ठीक। क्या था मेरा? 82 660 112। ठीक। ठीक है। ये कोडिंग इंटरनली इसको रिमाइंड कराता है, रिमाइंडर लेता है किससे? हमेशा 11 से रिमाइंडर। ये इसकी इंटरनली कोडिंग है। देखो क्या आया, 11 से इसको भाग करते हैं तो मेरा शेषफल क्या बचता है? इसको प्लस प्लस कर देता हूँ, थोड़ा सा और दिखने लगेगा। दिख रहा है आपको? मैंने ये जो हैश कोड आया उसको 11 से भाग किया तो क्या आया? 7। तो जाके 7 सातवें नंबर के इंडेक्स पे इसको डाल देगा। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? हाँ, जाके इसको सातवें नंबर के इंडेक्स पे डाल देगा।
पर अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा रिमाइंडर तो 7 फिर दोबारा कभी किसी और एलिमेंट का भी आ सकता है। रिमाइंडर तो 7 कभी किसी और एलिमेंट का भी आ सकता है, ठीक। पर इसकी खासियत ये है कि ये जब नोड बनाता है की और वैल्यू के हिसाब से, एक मिनट यार, चलें आगे। यस, ये समझ में आया कि देखो उसने कुछ हैश कोड जनरेट करा होगा इंटरनली और उसको इंटरनली कैलकुलेट करा होगा, यानी कि 11 से रिमाइंड कराया होगा, डिवाइड करा होगा, जो भी शेषफल बच रहा है वो हमारी इंडेक्स कहलाएगी। और आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि भैया 7वां नंबर तो दोबारा आ सकता है ना, ये 7 तो दोबारा आ सकता है, तो क्या इसे रिमूव कर देगा? नहीं, इसे रिमूव नहीं करेगा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसकी इंटरनल कोडिंग है, इन्होंने 11 ही चूज किया है, ठीक। भाई देखो साइज जो होता है साइज प्लस 1 से वो कर रहे हैं, जो मेरी इसका साइज है ना 10 प्लस 1 से उन्होंने इसको रिमाइंड कराने की कोशिश की है। और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर होल नंबर में आएगा, यानी कि इंटीजर में आएगा। और ये इंडेक्सिंग देखो 0 1 2 सॉरी 1 से लेके 9 तक है ना इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें से ही आने वाली है रिमाइंडर, इन्हीं में से ही आने वाला है, ठीक। इसलिए इसने इसको इस तरह से कराया है। अब देखते हैं क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये काम कैसे कर रहा है, ठीक। इंडेक्स 0, ओके, बी यू आई, इंडेक्स 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो मेरी इंडेक्स जो थी ये रिमाइंडर करके ये आया, ठीक। और इस पे उसने मेरे एलिमेंट को रख दिया, यहाँ मेरे एलिमेंट को उसने रख दिया, ठीक। पर दोबारा मान लो फिर से 2 आया, तो क्या इसे इसे डिलीट कर देगा? नहीं, इसके पास एक और फील्ड होती है नेक्स्ट, देखो अच्छा दिख नहीं रहा, नेक्स्ट फील्ड होती है, देखो हल्का हल्का दिख भी रहा होगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए वो एक जगह बना के रखता है, अगर मान लो दोबारा से 2 आ गया तो वो इसके अंदर जाके इसके नेक्स्ट में डाल देगा, रहेगी इंडेक्स 2 में ही, पर 2 के अंदर जाके उसके नेक्स्ट में डाल देगा। उसकी इंडेक्स ये सब नहीं कहलाएंगी 0 1 2 3 4, मतलब सॉरी 2 तो आ ही गया, 0 1 3 5 6 ये नहीं कहलाएंगी। अगर 2 ही आया तो 2 के नेक्स्ट में जा करके अंदर उस एलिमेंट को डालेगा। देखते हैं अभी, क्या पता हमारा आ ही जाए, रिपीट हो जाए कोई सा, ठीक। F6, अब देखें, चलो तीनों ही चला देते हैं, तीनों चारों जितने भी हैं ये चारों चला देते हैं, कोई सी तो रिपीट होगी। काउंट हो गया 4, ये वैल्यूज आ गए सारे। एंटी सेट खोलते हैं और इसको हम पढ़ा कर लेते हैं, इसके अंदर टेबल खोल लेते हैं और ये सारे आ गए। देखो आपने ध्यान दिया, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखेंगे ये जो ये आया है 7 वाला, ठीक। देखो 7 वाला जो आया है ये इस हैश कोड पे आया है, 82 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। अब इसके अंदर आते हैं, ये क्या है 20 44 705, कोई रिपीट नहीं हुआ सभी का, 20 44 705, ठीक। 20 44 705, इंडेक्स 0 3 पे गया है, वो 3 पे ही गया है वहां पर, है ना। बस ये इसलिए समझा रहा हूँ आपको, अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो आप उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर समझा सको कि भाई टेबल ऐसे काम करती है। और ओके, सबका अलग अलग इंडेक्स, एक आध और एंट्री डाल के देखते हैं।
हाँ, एड्रेस नहीं है ये, रेफरेंस एड्रेस अलग चीज है। आपके इस ऑब्जेक्ट की कोडिंग की है उसने, किसमें कन्वर्ट किया, हैश कोड में। हैश कोड एड्रेस नहीं है, एड्रेस इज डिफरेंट थिंग। ठीक। अच्छा, 18 से रिपीट हो जाएगा, सिर्फ 18। ठीक। ठीक है, अब देखते हैं। एच एस टी और एंट्री सेट, अंदर आए, टेबल देखा, इसके अंदर आए, एक दो तीन चार, हाँ एक तो रिपीट हुआ है भाई। हाँ, एक रिपीट हुआ है। देखो आपने इसका क्या है, 82 660 112, ठीक। परंतु इसके अंदर एक और रिपीट हुआ है आपका, देखें। ये 82, 'कहाँ दिया, अच्छा। अब तो नहीं रिपीट। 1 2 3 4, विनोद आया। हाँ देखो, ये आया, 10 आया होगा किसी का। तो उसके लिए ये देखो, यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट के पास आया ना एक और एंटी सेट आ गया नेक्स्ट के पास, वो किसका आया, कमल का। दिख रहा है आपको। दोनों का हैश कोड का अगर रिमाइंड करके देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे, देखते हैं अभी क्या है, 189 63 55 805। 189 63 55 805। यही था ना। हाँ, 63 फिर, नहीं यार, देख लेते हैं। 189 63 55 805। 55805। तो क्या आया है, सिमिलर आ रहा है, 3 दिख रहा है। अब दूसरे वाले का देखते हैं। 712 765 68। यही है ना। 7 है, लास्ट में 78। 712 765 78। 10 आ रहा है, इसका तो सही आ रहा है, लेकिन उसका 3 आ रहा है, ये गलत है। सिमिलर होता है तब जाकर के नेक्स्ट पे जोड़ता है ना।
ये कॉपी भी तो नहीं हो रहा, ये हो रहा क्यों नहीं है यार। अकॉर्डिंग टू दिस इसको थ्री, इंडेक्स नंबर 3 पे जाना चाहिए था फिर तो। मैं ये लास्ट बार कर रहा हूँ, एक बार आप कुछ वैल्यूज के साथ करना, क्योंकि इसी में मैं पूरी क्लास नहीं खत्म करने वाला। ठीक। इसको एक बार खुद करके देख लेना। लेकिन देखो ये करता क्या क्या चीज है, मतलब हर एक एंट्री के लिए क्या बनाता है, एक तो नोड बनाता है की वैल्यू के हिसाब से, की वैल्यू पेयर के हिसाब से नोड बनाएगा, और फिर उसके इंटरनल जाकर के क्या बनाएगा, एक की और फिर एक वैल्यू बनाएगा, और एक नेक्स्ट नोड बनाएगा। नेक्स्ट नोड सेव करके रखता है इसलिए कि अगर सेम इंडेक्स अगर डिवाइड करके आ गया, रिमाइंड करके आ गया, तो उस नेक्स्ट नोड से जोड़ देगा, और जब वो नेक्स्ट नोड जुड़ेगी तो उसके अंदर भी जाके एक नेक्स्ट मिलेगी। भाई तीसरी बार भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि दो ही बार गया है। मतलब जब जब बनेगी एक नोट तो उसके अंदर नेक्स्ट जरूर रहेगी। मान लो सिमिलर इंडेक्स निकल के आई, तो वो उस लोकेशन पे उसके इंटरनल जाकर के उसको ऐड करा देगा। ठीक है। तो ये था आपका हैश टेबल की वर्किंग। अब हम बात कर रहे थे डुप्लीकेसी वाली बात। वो कोड कॉपी कर लेते हैं जो हमने अभी किया था। ये था, एम्प्लॉय नाम से बनाया था, और यहाँ कुछ डाल देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है तो कुछ स्ट्रिंग टाइप की चीज डाल देते हैं। और इसमें डालता हूँ एम्प्लॉय 1, और इसमें डाल देते हैं। ठीक। आप बताइएगा अगर मैं इसके साइज चेक करता हूँ, क्या एच एस टी का साइज चेक करता हूँ तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? नहीं, वो तो इंडेक्सिंग होती है सर। साइज कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो रिपीटिशन हो रहा है, और तब तो 1 आएगा। आप देखिएगा इसका साइज 1 नहीं आया। वैसे तो आपने बिना सोचे समझे कहा था कि 1 आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको जब इंडिकेट कराया कि देखो दोनों रिपीट हो रहे हैं, तब आपको शायद थोड़ी सी याददाश्त वापस आई आपकी, ये तो डुप्लीकेसी हो रही है। लेकिन साइज ने 2 कैसे दे दिया, कमाल की बात तो ये है। हमारी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये वो है यहाँ पर कि इसने साइज 2 कैसे दे दिया। अब मैं देखो सेम चीज कर रहा हूँ। ये एक काम करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल H, एम्प्लॉय को करते हैं इंटीजर से रिप्लेस ऑल। क्यों भाई, करना तो चाहिए था। छोड़ो, नोट पैड पे ही तो कर रहा हूँ, कंट्रोल H होता है ना। कंट्रोल C, ये लो, हम तो ऐसे भी कर देंगे। ये लाइन करके आ गई है, पता है क्यों? हाँ, हाँ, इसको एम्प्लॉय 1 की जगह EM1 और EM2 कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल की डुप्लीकेसी हो जाएगी ना। EM1 और EM2 कर देते हैं। ठीक। और यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय नहीं डाल करके क्या डाल देते हैं, इंटीजर। ठीक। यहाँ भी हम डाल देते हैं क्या, इंटीजर। ठीक। अब देखिएगा यहाँ भी मैंने यही काम किया है, 101 डाल दिया, 101 डाल दिया। ठीक है। ठीक। और ये क्या हो गया भाई, अब एच एस टी की प्रॉब्लम है अब, है ना।
ये लो एच एस टी 1 कर देते हैं और इसको भी एच एस टी 1 कर देते हैं और 1 कर देते हैं। ठीक, अब क्यों भाई? 1 कर दिया और डॉट पुट करा। यहाँ पे डाल देते हैं हम कुछ इंटीजर का ऑब्जेक्ट em1 और कुछ नाम डाल देते हैं। ठीक, और ठीक यहाँ em1 की जगह em2 डाल देते हैं। देखो दोनों ही चीजें रिपीट हुई हैं, यहाँ पर भी रिपीट हुई है ना। अब इसका साइज देखते हैं क्या आएगा। क्या आएगा? 2। देखिएगा इसका साइज क्या आया? 1। इसका साइज 1 क्यों आया? हाँ, वही चीज तो हमने इसके साथ की है। देखो सेम चीज इसके साथ की है। और ये 101 डाला था, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 डाला और इसका साइज देखा, इसका तो 2 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। ऐसा क्यों? दो ऑब्जेक्ट यहाँ भी क्रिएट किए हैं, रे न्यू न्यू करके नहीं करे। वहां पर भी दो किए हैं, ये रे दोनों न्यू करके किए हैं और यहाँ पर भी दोनों ही न्यू करके किए हैं। देखो इंडेक्सिंग का साइज से मतलब नहीं होता। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपने देखा, ये जावा की इंटरनल क्लास है। रैपर क्लास किसकी? इंट की रैपर क्लास है। और जावा जब खुद की रैपर क्लास बना रखा है, जावा ने खुद कोड किया, जावा सन पीपल ने जब कोड किया, तो इन्होंने इसके साथ क्या दिए होंगे? इन्होंने इसके साथ दो मेथड दिए होंगे। क्या क्या दिए होंगे? हैश कोड और इक्वल्स। हैश कोड और इक्वल्स लिखा है इसमें। इसमें नहीं दिख रहा। इसमें यहाँ जाते हैं। दिख रहा है हैश कोड और एक इक्वल भी है वैसे। हाँ, आ गया ना, हैश कोड और इक्वल्स। इसके पास इंटरनली ये दो मेथड हैं। पर हमारी जो हमारी खुद की प्रिमिटिव क्लास है, इसके पास तो नहीं है। देखो कहाँ है? हैश कोड और इक्वल मतलब ये जो भी हम वैल्यू डाल रहे होते हैं ना, उसका एक हैश कोड कैलकुलेट करता है। वही सुमित आपको वाली बात कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा था कल, वो उसका हैश कोड कैलकुलेट करता है और इक्वल मेथड से चेक करके देखता है कि ये इक्वल तो नहीं आ गए। और जैसे ही अगर इक्वल आ गए, वो अलाउ नहीं करने देगा, एंट्री नहीं देने देगा। तो यानी कि इंटीजर के केस में उसने एंट्री नहीं करने दी, सिर्फ इसलिए इसका साइज क्या आ रहा? बन रहा। तो मैं अगर देखो यहाँ पर ये हैश कोड और इक्वल की डेफिनेशन यहाँ मैं खुद लिख देता हूँ, अगर उन मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय वाले के अंदर भी, ठीक, तो फिर इसका साइज भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी वही कैलकुलेशन करने के लिए हैश कोड और इक्वल मेथड अवेलेबल हो गए। देखो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं नहीं लिख रहा इतना सारा कोड, जबकि हमारे पास इसके अंदर एक सोर्स होता है। हाँ, ये रहा सोर्स, जनरेट हैश कोड और इक्वल। दिख रहा है? मैंने हैश कोड और इक्वल नाम के मेथड जनरेट कर दिए। ठीक, दिख रहे हैं? ये ओवरराइड हो गया ना। हैश कोड ओवरराइड किया और इक्वल ओवरराइड किया। ठीक, दोनों मेथड आ गए इसके पास। अब यानी कि अब इसके लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी जो भी ऑब्जेक्ट डाला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेगा? वो हैश कोड से कैलकुलेट करेगा, वो कुछ कोड निकल के आएगा, उस कोड को इक्वल मेथड से मैच करके देगा, कहीं इक्वल तो नहीं हो रहे। इक्वल हो रहे होंगे तो वो उसको डुप्लीकेट को जाने नहीं देगा। ठीक है, देखें रन करके। दोनों का साइज दिख रहा है 1। दोनों का साइज दिख रहा है 1। ठीक है, ये हैश कोड और इक्वल, ये जब आप हैश टेबल की फंक्शनिंग बताओगे तो बहुत ज्यादा फोकस करके बताना उसको हैश कोड और इक्वल मेथड के लिए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का हैश कोड कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन दिस साइज प्लस 1, यानी कि डिवाइडेड कर दोगे आप 11 से, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग और इंडेक्सिंग ले लेता है। उस इंडेक्स पे जाके मेरी वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक, मान लो वैल्यू मेरी डुप्लीकेट है, वैल्यू मेरी डुप्लीकेट है, तो उसका हैश कोड भी तो वही बन के आएगा ना। और इक्वल मेथड उसको आगे आने नहीं देगा, यानी कि कोई भी इंडेक्स नहीं देगा अगर पहले से मौजूद है। ठीक,
अब दूसरी बात आप ये वाली भी कर सकते हो यहाँ पर कि मान लो रिमाइंडर करके इंडेक्स मेरा सेम आ गया, रिमाइंडर करके इंडेक्स मेरा सेम आ गया, पर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, की वैल्यू के हिसाब से एक नोड बनाता है, पहली नोड बनाता है की एंड वैल्यू के हिसाब से, और फिर एक की बनाता है, एक वैल्यू बनाता है, और एक नेक्स्ट बनाता है। नेक्स्ट में वो तभी यूज हो पाएगा नेक्स्ट वाला जब सेम इंडेक्सिंग आ गई तो जाके नेक्स्ट पे रख देगा, और फिर दोबारा अगर आ गई तो उस नेक्स्ट नोड के अंदर भी ये जरूर बनेगा एक और नेक्स्ट। ठीक, तो इंटरनल बनता चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, क्योंकि वो हमारी इंटरनल जावा की क्लास थी, उन्होंने पहले ही खुद बना के दे रखा है उसको हैश कोड और इक्वल, ये हमारी खुद की क्या थी, प्रिमिटिव क्लास थी, तो कस्टमाइज क्लास थी, इसके अंदर हमने अभी तक बनाया नहीं था, इसलिए वो उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा था, इसीलिए वहाँ डुप्लीकेसी अलाउ हो रही थी, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट डालो वहाँ डुप्लीकेसी अलाउ हो रही थी, चाहे मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके भी डाल देता, हेलो हेलो करके भी डाल देता ना, भले ही कॉन्स्टेंट पूल में हेलो जाता है, लेकिन यहाँ न्यू करके जब बनाता हूँ फोर्सफुली एड्रेस मांग रहा हूँ उससे, तब भी दो जाते, 100% जाते। ठीक, लेकिन इसकी बात कर रहा हूं मैं अगर इंटरनल इंटीजर की, वहां हैश कोड और इक्वल मेथड ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं इंडेक्सिंग नहीं निकलेगी, वो उसकी कैलकुलेशन फिर दोबारा हैश कोड से डिवाइड करके वापस फिर आएगी मल्टीप्लिकेशन करके, वो फिर जो भी हैश कोड निकल के आएगा उसके बिहाफ पे फिर निकाल के लाएगा आपकी उस वैल्यू को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नींद आ रही है क्या यार, इतना भी बोरियत भरा नहीं पढ़ाता मैं। तो दोनों में पहले देखो, अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे हैश टेबल और हैश मैप, दोनों के अंदर कुछ भी खास नहीं है, बस आपने वो पकड़ लेना ये कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज, ये याद आ गया, फिर थ्रेड सेफ नॉट थ्रेड सेफ, परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस हाई, इस तरह से करके आप सारे कम से कम 4 से 5 पॉइंट बता दोगे। और इसकी इंटरनल वर्किंग अगर समझाना चाहते हो, वैसे तो समझानी चाहिए, कायदे में समझानी चाहिए, मेरा जब जब इंटरव्यू हुआ है मैंने सच में समझाया है, और मुझे ऐसा लगता है शायद कलेक्शन फ्रेमवर्क में मैंने इतना अच्छे से समझाया, उसकी वजह से इंप्रेस होके मेरे ज़्यादातर सभी इंटरव्यू निकले। ठीक, मत भाई देखो, इंटरव्यू के लिए आपको दोनों में से कोई एक चीज स्ट्रांग कर लेनी है, या तो अपना सेलेनियम स्ट्रांग कर लो, वो मात ना दे पाए आपको, या अपना जावा स्ट्रांग कर लो, और मैनुअल तो भैया करना ही पड़ेगा, मैनुअल से नहीं बच सकते आप, मैनुअल जाने बिना वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसे पता तो चले कि आप टेस्टर हो भी या नहीं हो। मैनुअल टेस्टिंग अगर आपको नहीं आती तो ना जावा पूछेगा ना सेलेनियम पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक है, वो आपको बड़ा सुंदर सा सेंटेंस कह देगा, वी आर शॉर्ट लिस्टेड योर नेम एंड वी विल कॉल यू लेटर। आप खुश हो रहे होंगे मन ही मन में कि कॉल आने वाली होगी, कॉल आने वाली होगी, फिर मेरे से कहोगे सर कॉल की कहा था उसने कि कॉल यू लेटर, आया तो है नहीं। समझ रहे हो? तो आजकल एचआर भी वैसे जब आपका इंडक्टरी वो कंडक्टिंग होता है ना, जैसे अब अपना शेड्यूल कराने के लिए पूछता है कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो वो भी 2 4 क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं उनकी तरह, टेक्निकल्स की तरह, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि यहीं से ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं इनको, क्यों फालतू में टाइम और आगे तक का खराब करवाएं। ठीक है, उन्होंने बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है, आपसे जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं वो, उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि उन्हें नहीं आता, सच बताऊं उन्हें नहीं आता, उन्होंने तो उनके आंसर वन वर्ड लिख रखे हैं, अगर उससे मैच कर गया ठीक है, या फिर वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, मान लो आपने वो वर्ड से मैच वाला भी नहीं बताया, आपने कॉन्फिडेंटली बता दिया कुछ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखेगा कॉन्फिडेंटली बताया, इसका मतलब ठीक ठाक ही होगा, वो आगे कंडक्ट करा देता है। ठीक है, अब आते हैं हम लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप, ठीक, लिंक्ड हैश मैप, इसकी अगर मैं इंटरनल अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या हो सकता है, हैश टेबल और लिंक्ड लिस्ट, हैश टेबल और
लिंक्ड लिस्ट इसकी अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है, हैश टेबल और लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अच्छा लिंक्ड की बात आ गई तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा या नहीं? लिंक्ड जब सॉर्टेड लिंक्ड क्या था, सॉर्टेड में आया था ना, सॉरी लिंक लिंक्ड हैश सेट में आया था ना, लिंक्ड हैश सेट में भी हमने इस चीज को करके देखा था, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व मेंटेन हो रहा था, तो कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू अगर पूछ लेता है हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप में क्या फर्क है, बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा फर्क सिर्फ ये दो हैं, क्या क्या, underlying data structure is hash table for hash map, underlying data structure is hash table as well as linked list। दूसरा दूसरा पर इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, अभी देखा ना हमने कैसे इधर उधर हो गया था भाई, कोई वैल्यू हमने पहले डाली थी वो बाद में प्रिंट हो रही है। और इधर क्या होगा, लिंक लिंक्ड की जैसी बात कर रहे हैं हम, तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी वीक ये सब कोई आपसे नहीं पूछेगा, मैं भी इसमें आपका भी टाइम नहीं खराब कर रहा। वीक मैप, आइडेंटिटी मैप ऐसे हैं तो बहुत सारे डिक्शनरी वगैरह सब हैं, लेकिन एक वो है आपका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से आप काम करोगे काफी। प्रॉपर्टीज होता है एक, प्रॉपर्टीज पे आप काफी काम करोगे। प्रॉपर्टीज पे देखो इस तरह से हम यहाँ पर अपने एक फाइल बना लेते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट कहाँ गया, यही है, इसी में बना देता हूँ। ठीक, एक बना देते हैं, मैं बना रहा हूँ फाइल फाइल फाइल, ये रहा फाइल। ठीक, और मैंने बना दिया abcd प्रॉपर्टीज। ठीक, अब ये प्रॉपर्टीज नाम की बनी, तो इसके अंदर मैं देखो ये प्रॉपर्टीज नाम की जो मेरी फाइल बनी है ना, ये की और वैल्यू के बेस पे होती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ डाल दिया ब्राउजर, और यहाँ इस तरह से की और वैल्यू के भी आप पे ये चलता है। ठीक, वर्ड क्रोम करेक्टली स्पेल्ड, अच्छा स्पेलिंग के लिए कह रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है। और जब हम अपनी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होते हैं तो इसको यूज करते हैं, वैल्यू अपने आप उठा के लाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो इसको यूज करते हैं, ई को, और इसकी वैल्यू को अपने आप उठा के लाता है। जब कभी भी आपने ये किया होगा, एक कोड लिखा होगा ना ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड, उसके लिए एक मेथड बनाया होगा। मान लो आपसे आपका क्लाइंट कह रहा है जी नहीं मैं तो अभी तक तो क्रोम पे चेक करा रहा था, अब मैं चेक कराना चाहता हूँ इसको फायरफॉक्स पे, तो आप क्या अंदर आके कि चीज चेक गलत वो चेंज करोगे? जहां आपने ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड लिखा था ना, उसको पैरामीटराइज बना के स्ट्रिंग में आपने जहां पे कुछ भी स्ट्रिंग डाल रहे हो वहां कॉल करा लो, और वहां पर क्रोम की जगह फायरफॉक्स डाल दो, और अंदर इफ एल्स करके बस चेक करा लो कि मेरी जो प्रॉपर्टीज है, लोड कराओगे प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज की चेक कराओगे, प्रॉपर्टीज का जो ये वाला ब्राउजर है डॉट इक्वल्स फायरफॉक्स है, तो ये वाला कोड चल जाए, यानी कि इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स करके जैसे लॉन्च कराते हो सारा कोड लिख दोगे, एल्स करके फिर क्रोम का लिख दोगे, एल्स करके फिर आई का लिख दोगे। वैसे तरीका तो यही होता है, ब्राउजर डायरेक्ट लॉन्च नहीं कराते हम, उसके लिए एक कस्टमाइज मेथड लिखा जाता है। एक उस कस्टमाइज मेथड को इतना कस्टमाइज कर देते हैं कि बस एक ही जगह हम चेंज मारें और काम चल जाए। एक ही जगह हम चेंज मारें, भाई कोड में भी चेंज ना मारें, यहाँ आए ब्राउजर को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फायरफॉक्स कर दिया, कोड तो वही चलेगा, वो उठा के लाएगा, चेक करेगा कि क्रोम दिस ब्राउजर डॉट इक्वल्स क्रोम मैच करा तो इफ में अंदर आ जाएगा, नहीं करा तो एल्स इफ में जाएगा, फिर चेक करेगा ब्राउजर डॉट इक्वल्स फायरफॉक्स मैच करा तो अंदर जाएगा और फायरफॉक्स वाला लॉन्च कर देगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दिया है ये, और प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक, अब जब हम देखो ये एक फाइल ही तो हुई, क्या हुई है अभी बनाया है आपके सामने, एक फाइल करके क्लिक किया था, जब मैंने इसको ऐसे राइट क्लिक करके जब बनाया था तो कैसे बनाया था भाई, इसके अंदर मैंने जैसे ये ऐसे किया था,
और जब मैं इस पे न्यू पे गया था तो ये फाइल ही तो क्लिक किया था, तो ये क्या है, फाइल ही तो हुई। तो जब 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 हम फाइल के साथ काम करेंगे, जब जब हम फाइल के साथ काम करेंगे, रीडिंग का काम करेंगे या राइटिंग का काम करेंगे, तो फाइल आपकी इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम दोनों में से कोई सा एक तो यूज करोगे ही। जब रीडिंग का काम कर रहे होगे तो फाइल फाइल इनपुट स्ट्रीम का काम करोगे, जब राइटिंग का काम कर रहे होंगे तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का काम कर रहे होंगे। और जब जब फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम पे हम काम करेंगे तो हमें खतरा है, यानी कि चेक्ड चेक्ड एक्सेप्शन करा दी मैंने आप लोगों को, एक्सेप्शन नहीं कराई, यानी कि चेक्ड एक्सेप्शन आप लोग समझ रहे होंगे दिस बीटा, यानी कि चेक्ड एक्सेप्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोग्रामर की, चेक्ड एक्सेप्शन है ये, हमें इसका अल्टरनेट वे देना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक अल्टरनेट वे। मान लो ये फाइल किसी ने आके यहाँ से डिलीट कर दी और हम अपना रन कर रहे हैं, कोड रन होगा, देखेगा उस पाथ पे जाके फाइल ही नहीं है, तो कुछ तो अल्टरनेट वे दो कि भाई अगर नहीं भी मिली तो क्या करें। वहां पे ही मान लो किसी ने फाइल डिलीट कर दी, क्लाइंट के सामने कोड खुल के आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। कभी भी ये बहुत बड़ा फेल्योर है एक प्रोग्रामर का, एक डेवलपर का, एक प्रोग्रामर का, कि कोड खुल के आ जा रहा है आपके सामने। कभी भी कोड खुल के नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, अरे भाई जब एरर आती है, एरर आती है तो वो कोड खुल के आ जाता है कंसोल पे, दिखता है ना कि यहाँ एरर आ गई, खुल गया कोड, जो चल रहा था एग्जीक्यूशन वहां से हटके आ गए सीधे वहां पे कोडिंग पे। कोड दिखाना नहीं चाहता कोई प्रोग्रामर और डेवलपर, समझ में आया। इसीलिए हम अपने कोड को डायरेक्ट ऐसे रन नहीं करते, हम इनको जार्स बना करके देते हैं। वो कभी कभी किसी क्लाइंट की मर्जी होती है, हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि भाई हमें कोड भी चाहिए, तो ज़्यादातर हम अगर हम सी शार्प पे काम कर रहे हैं डीएलएल बना के देते हैं, अगर हम ये जावा पे काम कर रहे हैं तो जार्स बना के देते हैं, हम अपना कोड कभी नहीं देते। ठीक, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या मांग रहा है इसके अंदर, ये आपका फाइल का पाथ, कौन सी फाइल का पाथ, इसी फाइल का पाथ, ले लें इसका पाथ। अब देखो कह रहा है ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम किया है भैया, या तो इसे ट्राई कैच में डालो या फिर एक थ्रो कराओ। और थ्रो क्या करेगा, आई ओ, क्योंकि इनपुट आउटपुट से, सॉरी ये तो फाइल वाला है, नॉट इनपुट आउटपुट, ये फाइल से है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब फाइल किसी ने डिलीट कर दी तो फाइल नॉट फाउंड आने के चांसेस हैं। ठीक है, इस पे आप काम करोगे इसलिए थोड़ा सा करा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं लग रहा है ये सब काम कराने का। ठीक, प्रॉप डॉट प्रॉपर्टीज को मैंने कहा था ना लोड कराते हैं, लोड कराया और इसके अंदर मैं अपना ये फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डाल दूंगा। और लोडिंग के केस में भी ये कह रहा है कि भैया इसे सराउंड करो, क्यों, क्योंकि मेरी जो है ये गड़बड़ हो गई, अगर मान लो जो जिस चीज को आप लोड करा रहे हो वही ना मिली तो, ठीक, वो कह रहा है या तो सराउंड करो या एक थ्रो डिक्लेरेशन डालो। तो क्या डाल रहा है, अब आयो एक्सेप्शन, इस टाइम पे जब हम लोड कर रहे होते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। ठीक, यानी कि लोड हो भी या ना भी हो, एक हमने हैंडलिंग अल्टरनेट वे दे दिया। ठीक है, अब या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके कर लो डायरेक्ट, क्या है मेरा ये प्रॉप है ना, प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या डाल दें हम, गेट प्रॉपर्टी में मेरा की नेम क्या था वहां, ब्राउजर। ठीक, ब्राउजर, सेव करते हैं और रन करते हैं। आ गया आपका फायरफॉक्स, मैंने शायद गलती से इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया है ना। ठीक, की और वैल्यू पे आया। अब इस तरह से बस ये 3 लाइन का कोड है आपका। आगे आपका देखो फायरफॉक्स, वहां पर अब आपको ये सारी कोडिंग अपने आप दिमाग लगाना, मैं नहीं कराने का भाई, ये फेल से एक ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड लगाना, जहाँ पे आप थोड़ा सा सिर्फ यहीं पर ही जाके चेंज मार देना। जो आपने अगर यहाँ डाल दिया फायरफॉक्स तो फायरफॉक्स लॉन्च होना चाहिए, यहाँ अगर आपने डाल दिया क्रोम तो क्रोम लॉन्च होना चाहिए, आपने आई डाल दिया तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। तो यानी कि आपको एग्जीक्यूटेबल 3-4 चाहिए अब, अभी तक क्रोम ड्राइवर पे खेल रहे थे, अब एग्जीक्यूटेबल आपके पास 3-4 चाहिए, तब जाकर के आपका कोड चलेगा। या फिर डिपेंडेंसी वाला तो आपको नहीं कराया होगा ना अभी, हाँ सिर्फ आप एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करके ऐसे करना।
करा दे डिपेंडेंसी वाला। हाँ, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करो फिर उनकी। अगर ये एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड नहीं करना चाहते तो फिर इनकी डिपेंडेंसी ऐड कर लो। ठीक है, ठीक, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। और संडे है कल, मंडे को आपका कलेक्शन पे एक ठीक ठाक सा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलो।